साथियों, अरे भाई आप लोग क्यों जा रहे हो? साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो कि ओबीसी समाज का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम लोग पूरे देश भर में ओबीसी समाज को उनके हक अधिकार के बारे में जागृत करने का काम कर रहे हैं, संगठित करने का काम कर रहे हैं और उनके हक अधिकार को लेकर सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। उसी कड़ी में महाराष्ट्र में 101 दिन के कार्यक्रम बनाए गए हैं और उन कार्यक्रमों की कड़ी में आज यहाँ हम लोग पहुँचे हुए हैं। तो 101 दिन का ये जो कार्यक्रम है ये पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी समाज के लोगों को जागृत करने का काम करेगा, संगठित करने का काम करेगा और उनको अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम करेगा। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हमारी परिवर्तन यात्रा का समर्थन किया, इसलिए हम उनके आभारी हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे तमाम विद्यार्थी कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन सब का, जो विद्यार्थी युवा नौजवान साथी हैं, उन सब का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जवाना चलता है। तो जवानी अगर हमारे साथ है तो जवाना भी हमारे साथ में है। आप लोगों ने दिखा दिया कि जवानी आपके साथ है तो जवाना भी अब हमारे साथ ही रहेगा। तो साथियों, ये परिवर्तन यात्रा हम लोग क्यों चला रहे हैं? ये परिवर्तन यात्रा चलाने के पीछे का जो सबसे बड़ा मकसद है, वो बड़ा मकसद ये है कि आज़ादी को 75 साल हो गए और 75 साल की आज़ादी में देश में जानवरों की गिनती हो रही है। मतलब कि आपके गांव में बैल कितने हैं, आपके गांव में भैंस कितनी है, आपके गांव में बकरी कितनी है, आपके गांव में कुत्ते कितने हैं, कुत्तों में कितने पालतू कुत्ते हैं और कितने फालतू कुत्ते हैं। पालतू कुत्ते मतलब जिनको आप लोग घरों में पालते हैं वो पालतू कुत्ते हैं और जो गलियों में घूमते रहते हैं वो फालतू कुत्ते हैं। तो इसलिए उनकी भी सरकार गणना कर रही है, उनके भी आंकड़े सरकार के पास है। सरकार ने सबको राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार दिया हुआ है। राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार सबको सरकार ने दिया हुआ है। तो अगर आप सरकार को पूछो अपने अधिकार के तहत कि हमारे गांव में कितने गाय है, कितनी भैंस है, कितनी बकरी है, तो आंकड़े, कितने कुत्ते हैं उसके आंकड़े हैं, वो आपको सूचना के अधिकार के तहत आपको वो लिख करके दे देंगे। मगर यदि आप भारत सरकार से पूछ लो कि हमारे गांव में ओबीसी कितने रहते हैं, तो भारत सरकार लिख के देगी कि हमारे पास ओबीसी कितने रहते हैं, इसके कोई आंकड़े हमारे पास में नहीं। तो ओबीसी के लोगों को यह बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैंस, बैल, बकरी, जानवरों के आंकड़े, आज के ही अखबार का आंकड़ा है या 1-2 दिन पहले का होगा कि 70% जो बाघ हैं, शेर हैं, वो भारत में है। दुनिया के जो 70% शेर हैं वो भारत में है। शेरों के आंकड़े भी सरकार कलेक्ट करती है और कभी कभी प्रधानमंत्री चिंतित हो जाते हैं जब शेर, बाघ, चीतों की संख्या कम होने लगती है, तो चिंतित हो जाते हैं कि इनकी संख्या कम नहीं होनी चाहिए। मगर आज़ादी के 75 साल में जिनका वोट लेकर के लोग
आमदार बन रहे हैं, खासदार बन रहे हैं, सीएम बन रहे हैं, पीएम बन रहे हैं। उनके बारे में कोई चिंता नहीं है कि उनकी संख्या घट रही है कि बढ़ रही है, उनके पास पक्के मकान है कि कच्चे मकान है, उनके बच्चों के पास रोजगार है कि नहीं है, इसके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा है। बड़ा सवाल है। शेर की चिंता है, बाघ की चिंता है, चीते की चिंता है। प्रधानमंत्री जी दूसरी जगह से भी ला रहे हैं और यहाँ छोड़ रहे हैं जंगलों में। आप लोगों ने बड़ी खबर चली थी टीवी पर तो सबकी चिंता है, हमारी चिंता नहीं है। बड़ी अजीब बात है। और देश में हमारी आबादी आधे से 2% ज्यादा है। मान लो आधा किसको कहते हैं? 50% को। और ओबीसी की जो आबादी है वो 52% है। मतलब आधे से 2% ज्यादा हमारी आबादी है। अब आप कह रहे हो, जब आप कह रहे हो कि ओबीसी का आंकड़ा ही नहीं है, तो आपके पास आंकड़ा कहां से आ गया? आप कैसे कह रहे हो कि हम आधे से 2% ज्यादा है? तो ये आंकड़ा आज का आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, 1931 की जनगणना का आंकड़ा है। 1931 की जनगणना के आंकड़े ये कहते हैं कि ओबीसी देश में 52% है। कब का आंकड़ा है? 1931 का। आजादी कब मिली? 1947 में। 31-10-41 और 6-47, मतलब आजादी के 16 साल पहले का आंकड़ा है। आजादी के 16 साल पहले का आंकड़ा है। तो क्या ओबीसी के लोग बच्चे नहीं पैदा करते हैं? सरकार कहती ज्यादा करते हैं। तो जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, पैदा कर रहे हो रहे तभी ना जनसंख्या बढ़ रही है। तो आंकड़े भी हमारे हैं देश में। ओबीसी खत्म तो नहीं हो गए हैं देश में। अगर हैं तो आंकड़े हैं, मगर उन आंकड़ों को कभी इकट्ठा नहीं किया जा रहा है 75 साल। अब जब हमारे आंकड़े नहीं इकट्ठा होंगे तो समस्या क्या है? समस्या यह है, अभी महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में आरक्षण ओबीसी का खत्म हो गया। जानकारी होगी आप लोग। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि कोर्ट ने कहा आंकड़ा लाओ। सरकार ने कहा आंकड़ा नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सरकार ने कहा, मोदी जी को कहा आंकड़ा दे दो। मोदी जी ने कहा आंकड़ा नहीं दे सकते क्योंकि है नहीं, तो कहां से दें? सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट को कहा इनको कहो ये जाति आधारित गिनती करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इनको कैसे कह सकते हैं जाति आधारित गिनती करें? मतलब समझ में आ रहा है? मतलब ये है कि जब हमको आरक्षण मिलेगा तो कोई एक आदमी कोर्ट में चला जाएगा और वो आदमी कहेगा कि इनको जो आरक्षण मिल रहा है इसका पर्याप्त डाटा गवर्नमेंट के पास में नहीं है। तो कोर्ट क्या कहेगी? जब डाटा नहीं है तो आरक्षण कैसे दे दिया? इसलिए आरक्षण नहीं होगा। तो आरक्षण खत्म। फिर सरकार के पास जाओ, सरकार क्या बोलेगी? हम गिनती नहीं कर सकते। तो तुम गिनती नहीं कर सकते, गिनती के बगैर डाटा आ नहीं सकता और डाटा के बगैर ओबीसी को अधिकार मिल नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार गिनती कर नहीं सकती, उसका मन नहीं है करने का। कर सकती है, उसको अधिकार है, मगर उसका मन नहीं है करने का। और गिनती के बगैर डाटा आएगा नहीं, और डाटा आएगा नहीं तो ओबीसी को अधिकार मिलेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि सरकार गिनती क्यों नहीं करना चाहती? तो सरकार ओबीसी को अधिकार नहीं देना चाहती, इसलिए गिनती नहीं करना चाहती। आजादी के 75 साल में हमारी गिनती नहीं हुई। बहुत सारी सरकारें आई चली गई,
नेहरू जी को भी ओबीसी के लोग नेता मानते थे, वो भी चले गए। या तो नेहरू जी को बहुत बढ़िया नेता ओबीसी के लोग मानते थे, या तो अटल जी को बहुत बढ़िया नेता मानते थे। ओबीसी तो दो को ही बढ़िया नेता मानते थे, या तो नेहरू जी को, और या तो अब कहते हैं नहीं अटल जी बढ़िया थे और कोई बढ़िया नहीं है। तो ना नेहरू जी ने किया ना अटल जी ने किया। नेहरू जी ने तो रोकने का काम किया, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री आजादी के पहले नेहरू बन गए। 47 में देश आजाद हुआ और 1946 में नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। और जब नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए 1946 में, तो नेहरू जी ने सेंसस कमिश्नर को कहा, अभी जैसा अंग्रेज हर जाति की जनगणना करते थे वैसा नहीं करना है, इसको बंद करो। तो नेहरू जी ने बंद करवा दिया। अब नेहरू जी पंडित जी थे, ब्राह्मण थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मगर बहुमत उनके पास था। मगर गांधी जी ने कहा नहीं, तुम नहीं बनोगे, नेहरू बने। नेहरू बन गए। नेहरू बन गए तो नेहरू ने ओबीसी की जनगणना पर रोक लगा दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में लिखा था कि सरकार ओबीसी के लिए आयोग बनाए और आयोग की रिपोर्ट सरकार लागू करे, तो नेहरू जी ने क्या किया, आयोग बनाने से बचते रहे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, अरे तुम ओबीसी के लिए आयोग नहीं बना रहे हो, मैं कानून मंत्री हूं, तुम बना नहीं रहे हो, मैं इस्तीफा देता। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी को अधिकार मिले इसके लिए अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये बात ओबीसी के लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं वो भी ये बात कहाँ बताते हैं। वो तो केवल जय भीम जय भीम जय भीम ही बोलते हैं, ये बात नहीं बताते हैं। ये बात जानना जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया तो संविधान में सबको अधिकार दिया, और ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा, और आर्टिकल 340 के तहत आयोग बने। और जब नेहरू आयोग नहीं बना रहे थे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। फिर प्रेशर में आकर नेहरू जी ने कालेलकर के अध्यक्षता में, काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में कालेलकर आयोग ओबीसी के लिए बनाया। लेकिन फिर बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया, तो फिर नेहरू को लगा अभी लागू करने की क्या जरूरत है, फिर लागू नहीं किया। ओबीसी को ये जानना जरूरी है, क्योंकि ओबीसी के लोग आरक्षण को समझते नहीं, आरक्षण की लड़ाई को नहीं समझते हैं। बस सर्टिफिकेट तहसील से निकाला और लगा दिया नौकरी के लिए, नौकरी मिल गई, काम खत्म हो गया। कैसे मिला, क्यों मिलना चाहिए, ये समझना जरूरी है, नहीं तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। जो नहीं लेते आरक्षण वो आपका विरोध करेंगे, आप जवाब कैसे दोगे? जब आपको जानकारी नहीं है तो आप कैसे जवाब दोगे? और जब जवाब नहीं दे पाओगे तो आपको भी लगे नहीं ये तो गलत ही है, क्यों मिल रहा है, साला हमें ही मिल रहा है, चलो मिल तो रहा है लेकिन क्यों मिल रहा है, पता ही नहीं क्यों मिल रहा है। तो जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं ये बता रहा था कि कांग्रेस के ब्राह्मणों ने ओबीसी की गिनती नहीं होने दिया, और ओबीसी के लिए जो आयोग बनाया दबाव में, उसको लागू करने का काम नहीं किया। लंबी लड़ाई हुई, जनता पार्टी की सरकार आई, और जनता पार्टी की सरकार आई तो मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन गए। जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि नेहरू जी ने जो कालेलकर आयोग बनाया उसको हम लागू करेंगे। राम अवधेश यादव बिहार के नेता थे, सांसद थे, ओबीसी थे, वो खड़े हो गए, कहा ये तुम्हारे घोषणा पत्र में है, तुम सारी चीजों की बात कर रहे हो और ये कालेलकर कमीशन लागू करेंगे ओबीसी के लिए, इसकी बात नहीं कर रहे हो। तो मोरारजी देसाई ने कहा
सारे वादे लागू करने के लिए नहीं करे जाते, सारे वादे पूरा करने के लिए नहीं किए जाते। तो राम अवधेश यादव ने कहा जब तक ये करवा नहीं लोगा तब तक इधर संसद में कदम नहीं रखूंगा। बड़ी लंबी लड़ाई शुरू हो गई तो वो डर गए, तो उन्होंने कहा ये कमीशन पुराना हो गया है, इसलिए मंडल कमीशन बनाया। और मंडल कमीशन बीपी सिंह ने लागू किया। और 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो क्या हुआ, 31 ब्राह्मण वकील मिलकर मंडल कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये गलत लागू हुआ। और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन के केस का फैसला आया। क्या फैसला आया, ओबीसी जो 52% है उसको 27% आरक्षण मिलेगा। कितना मिलेगा, 52 को 27 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जिसके पेट में 52 रोटी खाने की भूख है उसको 27 रोटी मिलेगी। तो 52 को 52 मिलना चाहिए था, मगर 52 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 27 मिलेगा। फिर 27 में क्रीमी लेयर लगा दिया, कहा ओबीसी में कुछ लोग अमीर हो गए हैं और इसलिए उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं होना चाहिए। और एजुकेशन का फीस बढ़ा दिया कई गुना। अब जब एजुकेशन का फीस कई गुना बढ़ा दिया, पढ़ने के लिए पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। मुझे एक किसान मिल गए थे एक दिन, उनको हमने पूछा, देश का विकास बहुत ज़्यादा हो गया, हमने उनको पूछा कि आप किसान हैं, आप अपने बेटे को डॉक्टर बना सकते हो क्या, पढ़ाई पढ़ा सकते हो, आपके पास पैसे है क्या। बोला नहीं पढ़ा सकते। हमने कहा आज़ादी के 75 साल में देश का इतना विकास हो गया कि पहले किसान भी अपने बच्चे को डॉक्टर बना देता था पढ़ाई पढ़ा के, मजदूर भी अपने बच्चे को डॉक्टर बना लेता था पढ़ाई पढ़ा के। आज़ादी के 75 साल में देश का इतना विकास हो गया, अब किसान अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता डॉक्टर की पढ़ाई, मजदूर अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है डॉक्टर की पढ़ाई। इतना ज़्यादा आज़ादी के 75 साल में विकास हो गया। अब अगर इसमें ओबीसी के कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी नौकरी में हैं, बड़े बिजनेस में हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा है, वो अपने बच्चे को पढ़ा सकते। अरे जब पढ़ेगा तभी आरक्षण लेगा, जब पढ़ेगा नहीं तो आरक्षण कहाँ से पाएगा। जो पढ़ा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि इनके पास पैसा है, और जिनके पास पैसा नहीं हो, पढ़ा नहीं सकते, तो ऐसे ही नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा क्योंकि वो चना खा नहीं सकता है। तो कहे अरे भाई साहब ले लो चना, ले लो, पता है ना कि खा तो सकता नहीं, ले लो चने भाई साहब, एक ही चने ले लो, उसको पता है वो तो खा ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से जो अपने बच्चे को पढ़ा सकते थे उनका आरक्षण खत्म हो गया, और जो नहीं पढ़ा सकते थे, एजुकेशन महंगी हो गई तो उनका भी आरक्षण खत्म हो गया। तो हो क्या गया, ओबीसी का आरक्षण ऊपर से भी खत्म हो गया और नीचे से भी खत्म हो गया, दोनों तरफ से ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया। इतनी बड़ी धोखेबाजी ओबीसी के साथ में हो। और मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू हुई, बाकी सिफारिश लागू नहीं की। अब इतनी बड़ी धोखेबाजी अगर ओबीसी के साथ हो गई तो ओबीसी को इस धोखेबाजी के विरोध में लड़ना चाहिए था। लेकिन पंडित जी लोगों ने सोचा, ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर ये धोखेबाजी हम लोग कर रहे हैं तो ये इसके खिलाफ लड़ सकते हैं, तो लड़ना नहीं चाहिए। इसलिए जो मंडल कमीशन का इशू है इसको डाइवर्ट करो। तो क्या कहा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाल लिया, मोदी जी सारथी बन गए उनके। तो ओबीसी के लोग जिनको अपने अधिकार जो उनके साथ धोखेबाजी हुई उसके लिए लड़ना चाहिए था, वो लोग मंदिर की लड़ाई में शामिल हो गए।
और ओबीसी के साथ क्या धोखेबाजी हुई ये ओबीसी को आज तक पता नहीं चला, और इसकी वजह से ओबीसी का जो हिस्सा है वो हिस्सा आज भी ओबीसी को नहीं मिल रहा है। तो ओबीसी के लोगों को इस बात को जानने और समझने की जरूरत है। हिंदू के नाम पर हम बहुत सारी लड़ाई लड़ चुके हैं, आज़ादी के 75 साल में लड़ रहे हैं। 3 समय हम हिंदू होते हैं, वोट डालना है तो हम हिंदू, चंदा देना है तो हम हिंदू, मुसलमान से लड़ना है तो हम वीआईपी दर्जे के हिंदू। तब हमारे मुकाबले का कोई है नहीं, क्योंकि जोशी जी को, भागवत जी को डर लगता है कि जो है पता नहीं क्या हो जाए लड़ाई में पता नहीं क्या हो जाए, तो इनको ओबीसी को ही आगे करो, खुद 3 किलोमीटर कम से कम पीछे रहो। ये जो है ये उनको डर लगता है। तो 3 समय पर हम हिंदू हैं, वोट देने के लिए, चंदा देने के लिए और मुसलमान से लड़ने के लिए, इसके लिए हिंदू। जब हम कहते हैं अरे भागवत जी, अरे तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तुम ही कहते हो, तो हमारी भी गिनती करो। अरे कुत्ते की कर रहे हो, भेड़ की कर रहे हो, बकरी की कर रहे हो, चीते की कर रहे हो, भालू की कर रहे हो, बैल की कर रहे हो, अरे हमारी भी कर लो भाई। तो भागवत जी कहते नहीं पटेल जी आप हिंदू नहीं, आप हिंदू नहीं है। अरे आप हिंदू हो क्या, ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? आप अगर हिंदू हैं तो आप हमारी गुलामी करो। आप हमारी बात क्यों कर रहे हो, अपने अधिकार की बात क्यों कर रहे हो? आप अपने अधिकार की बात कर रहे हो, नहीं आप हिंदू लग नहीं रहे हैं। तो ये जो षड्यंत्र देश में चल रहा है, इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है कि जब वोट लेना हो तब हम हिंदू हैं, जब मुसलमान से लड़ना हो तब हम हिंदू हैं, और जब चंदा देना हो तब हिंदू हैं, और जब अपने अधिकार की बात करें तब हिंदू नहीं। मैं वहीं से आया हूं जहां राम मंदिर बन रहा है, इसका बहुत प्रचार हो रहा है। उस लड़ाई को किसने लड़ा? कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, कुर्सी चली गई उनकी, जेल तक गए। उमा भारती जी, मंदिर की लड़ाई कौन लड़ रहा था? उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया और रितंभरा, ये 4-5 नाम तो बहुत बड़े नाम थे उस दौर के, जो मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे। चलो लड़ाई वो लोग जीत गए ना भाई, बन रहा है तो जीत गए। अब जीत गए तो मंदिर में उनको हिस्सा मिलना चाहिए था ना, मिल रहा क्या? जब शिलान्यास हुआ, हवा नहीं लगने दिया इन लोगों को। हिस्सा का तो छोड़ो, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी गए शिलान्यास में, बाकी लोगों को हवा नहीं लगने दिया वहां का शिलान्यास का। जो ट्रस्ट बनाया उसमें एक भी ओबीसी को नहीं रखा। जब लड़ना था तब हम हिंदू थे, जब ट्रस्ट बना तब हम उसमें रहने के लिए ओबीसी हिंदू नहीं है। कब समझेगा ओबीसी? मैंने कहा अरे भाई आरएसएस वालों, बजरंग दल वालों, अरे दूसरे लोग ओबीसी के अच्छे वाले हिंदू नहीं होंगे। अरे विनय कटियार तो पहले नंबर वाले हैं, कल्याण सिंह तो पहले नंबर वाले हैं, उमा भारती तो पहले नंबर, अरे इनको तो ट्रस्ट में रखते, उनको भी नहीं रखा। बल्कि कल्याण सिंह जब राज्यपाल के पद से रिटायर हुए तो उन्होंने बयान दिया, अब हम फिर से राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, तो उनकी जांच फिर से शुरू कर दिया। तो ये षड्यंत्र जो देश में चल रहा है, इस षड्यंत्र को ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है। 75 साल से हमें मुसलमानों के खिलाफ में भड़काया जा रहा है, लेकिन क्या मुसलमानों का एक भी प्रधानमंत्री 75 साल में बना है? बना क्या एक भी मुसलमान प्रधानमंत्री? नहीं बना। जब वो प्रधानमंत्री ही नहीं बना तो ये जो हमारी गिनती नहीं हो रही है, हमको संख्या के अनुपात में अधिकार नहीं मिल रहा है, ये कौन रोका है? क्या मुसलमान ने रोका है? जब वो बना ही नहीं, वो पद पर ही नहीं पहुंचा, तो कैसे रोकेगा? फिर रोका कौन? आजादी के 75 साल में ब्राह्मण लोग बनते रहे और बनाते रहे, कांग्रेस के लोग बने, जनता पार्टी के ब्राह्मण बने, और फिर भाजपा के ब्राह्मण बने और बना रहे, अटल जी बने, और अब ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को आगे किया, क्योंकि सोचा
कि अभी ओबीसी में थोड़ा चेतना आ रही है, पता नहीं ब्राह्मण का चेहरा आगे करे तो ओबीसी के लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। तो इससे अच्छा है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करो। इसलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। मुख नहीं है, मुखौटा है। नरेंद्र मोदी को आरएसएस के ब्राह्मणों ने कहा तुमको गंगा आरती करना है तो जितना करना चाहते हो जाके गंगा में करो। प्रधानमंत्री का काम गंगा आरती करने का, प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे काम हैं, मगर आरएसएस के लोगों ने कहा तुम गंगा आरती करो, घंटे भर करो, 1.5 घंटे करो, 2 घंटे करो, तुम भाषण करो, जितना करना है करो। इससे भी तुमको नहीं मन भरता है तो मन की बात करो। तुम्हारा कोई ना सुने तो सारे बच्चों को आदेश कर दो, वो तो सुनेंगे कम से कम बैठकर। कोई दूसरा ना सुने तो बच्चे तो सुनेंगे बैठकर। अब इससे भी काम नहीं हो रहा तो जो परीक्षा नहीं दिया वो परीक्षा की बात कर रहा है, जो परीक्षा ही नहीं दिया वो परीक्षा की बात कर रहा है। तो ये स्थिति है देश में। ये सारा करो मगर ओबीसी के हक अधिकार की बात मत करना। 8 साल में एक बार भी ओबीसी के अधिकार की बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। जब वोट लेना था 14 में तब कहते थे अरे हम ओबीसी हैं इसलिए हमारा अपमान होता, तब ओबीसी थे जब वोट लेना था। अब जब से प्रधानमंत्री बन गए अब ओबीसी नहीं है। तो ये हमको समझने की जरूरत है कि हमें मुसलमानों से कौन लोग लड़ा रहे हैं और क्यों लड़ा रहे हैं। क्या मुसलमान से हमारी कोई लड़ाई है? आजादी के 75 साल में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से ज्यादा खराब हो गई। अभी तो और ज्यादा खराब हो गई। तो कांग्रेस के समय की रिपोर्ट है, उसके बाद बीजेपी का राज चल रहा है तो और ज्यादा खराब हो गई। हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, मुसलमान की हालत खराब हो गई। और ओबीसी किसान है, किसान आत्महत्या कर रहा। विदर्भ के किसान तो सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे, रोजगार नहीं है, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन 0 है। मतलब ये है कि मुसलमान भी 0, हम भी 0, तो लड़ दोनों रहे हैं तो किसी एक को फायदा होना चाहिए था। अगर हमारी और मुसलमान की लड़ाई है और हम और मुसलमान लड़ रहे हैं तो या तो मुसलमान को फायदा हो जाना चाहिए था या तो हमको फायदा हो जाना चाहिए। मगर इस लड़ाई का फायदा ना हमको हो रहा है ना मुसलमान को। हो किसको रहा है? 3.5% वाले को हो रहा है, क्योंकि ये सारा खेला 3.5% वाला कर रहा है। जो खेला सारा हो रहा है ये 3.5% वाला कर रहा है। उसको पता है कि देश में संविधान लागू हो गया, लोकतंत्र आ गया 26 जनवरी 1950 को। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा के घर में राजा नहीं पैदा होगा, राजा प्रजा बनाएगी। प्रजा में हम 3.5 हैं 100 में, तो 100 में जो 3.5 है वो गांव में पंच नहीं बन सकता, सरपंच नहीं बन सकता, तो आमदार कैसे बनेगा, खासदार कैसे बनेगा? आमदार नहीं बनेगा, खासदार नहीं बनेगा तो चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा? तो उन लोगों ने ये खेला किया कि ओबीसी और मुसलमानों को लड़ाया जाए हिंदू और मुसलमान के नाम पर, ताकि ओबीसी का समर्थन 3.5% के साथ में खड़ा किया जाए। और 3.5 वालों के साथ जब 52 जुड़ जाता तो कितने हो जाते हैं? 55.5 55 हो जाते हैं। बहुसंख्यक हो गए कि नहीं हो? और 3.5 रहे तो अल्पसंख्यक। तो 3.5 वाला 52 को अपने साथ खड़ा करने के लिए मुसलमान का विरोध करता है। मुसलमान शासन में नहीं, प्रशासन में नहीं, मीडिया में नहीं, पत्रकारिता में नहीं, जज नहीं, कहीं नहीं। उसका विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके विरोध के बगैर 52% 3.5 के साथ खड़ा नहीं होता है। जब वो कहते हैं हम भी हिंदू तुम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ,
तब ओबीसी कहता है देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, बड़ा खतरा है, अच्छा भागवत जी के पीछे चलो। तो भागवत जी के पीछे जाते और फिर भागवत जी सरकार में जाते हैं, फिर किसका सत्यानाश करते हैं? हमारा सत्यानाश करते हैं। बैल गाय कुत्ते बिल्ली की गिनती करते, हमारी नहीं करते। यही तो हो रहा है देश में, और क्या हो रहा है? यही हो रहा है। जब सरकार नारा क्या है? सबका साथ सबका विकास। एक्चुअल नारा क्या है? सबका साथ, अडानी अंबानी का विकास, बाकी सब कर सकते हैं। सबका साथ तो ले लिया, अब गिनती करो ना 52% ओबीसी की, क्यों नहीं कर रहे? अब साथ ले लिया, विकास बगैर आंकड़े का होगा? आंकड़ा होगा तो ही विकास होगा, बगैर आंकड़े का विकास नहीं होगा। तो ओबीसी की गिनती करो तब विकास होगा, मगर विकास ओबीसी की थोड़ा ही करना, अडानी अंबानी करना। कहा देश नहीं बिकने दूंगा, हमारे लोग खुश हो गए और कसम खा लिया मन ही मन, देश नहीं बचने दूंगा। एक एक चीज प्राइवेट हो रहा है। प्राइवेट में रिजर्वेशन है? नहीं है। प्राइवेट में नौकरियां हैं, और जो जिस काम के लिए सरकारी में 50,000 मिलेगा, प्राइवेट में 5,000 मिलेगा। मिल रहा कि नहीं मिल रहा? सारा रेलवे, सारा टेलीफोन कितना नौकरी देता था? एक एक गांव से 10-10 परिवार के लोग रेलवे में रहते थे। एक एक गांव से 10-10 परिवार के 15-15, 20-20 परिवार के लोग टेलीफोन में नौकरी करते थे। और अनपढ़ लोगों को भी रेलवे और बीएसएनएल नौकरी देता था। आज पढ़ा लिखा ग्रेजुएट इंजीनियर को नौकरी नहीं है, और विकास हो रहा है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, स्कूल ही बंद हो रहे हैं। गरीबों के लिए स्कूल ही बंद हो जाए। पहले तो खिचड़ी खिलाकर ऐसे ही चौपट कर दिया, अभी जो खिचड़ी खिलाने का था वो भी बंद करने का अभियान चल रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, देश की परिस्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। अडानी अंबानी के हाथ में सारी चीज दिया जा रहा है। एक एक एयरपोर्ट, एक एक चीज अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है। अडानी अंबानी आई है, कल कोई अमेरिका की कंपनी अडानी को टेलीफोन करेगी, कहेगी जी आपने जो 200 करोड़ में लिया है उसके हम 500 करोड़ देते हैं, तो व्यवसायी है, बेचेंगे। इसका मतलब है देश पर विदेशियों का कब्जा कराने की गंभीर साजिश हो रही है। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान, सभी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। छोटे व्यापारी जब से जीएसटी आया इनकी हालत खराब है। अरे जो 1000 रुपया डेली का पता नहीं कमा पाता है, नहीं कमा पाता छोटे दुकानदार, उसको भी जीएसटी ये करना है, कैसे होगा? तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि देश में जो मध्यम वर्ग है, चाहे वो नौकरी करने वाला है, चाहे वो व्यापार करने वाला है, चाहे वो खेती किसानी करने वाला है, उसकी रीढ़ तोड़ी जाए, उसकी कमर तोड़ी जाए, उसको खत्म किया जाए, ताकि हर चीज अडानी को दिया जा सके, उद्योगपतियों को दिया जा सके, और देश लोगों को उद्योगपतियों का गुलाम बनाया जा सके। तो इसलिए इस साजिश को समझने की जरूरत है, और इस साजिश को समझकर इसके खिलाफ में लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसके लिए जागृत करने के लिए हम लोग ये यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, ये हमारी एक मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए, क्योंकि हम माइक पर बोल रहे हैं, ये माइक जिसने बनाया उसने इसकी कीमत निर्धारित किया। आप कुर्सी लाए हो, कुर्सी जिसने बनाया उसने कीमत निर्धारित किया। हम गाड़ी से आए, गाड़ी जिसने बनाया उसने कीमत निर्धारित किया। इसका मतलब जब आप मार्केट में जाते हो मोबाइल खरीदने, तो आप ये कहते हो मोबाइल का हम 10,000 देंगे, या दुकानदार कहता है मोबाइल 10,000 की? दुकानदार कहता है ये मोबाइल 10,000 की। लेकिन जब अपना गेहूं बेचते हैं, अपना चावल बेचते हैं, तो हम पूछते हैं कितने में लोगे? नहीं पूछते। हम दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं, वो हमें बताता है इतने में बेचेंगे, इतने में लेना है तो तुम्हारा माल है, इतने में मिलेगा। लेकिन जब हम अपना गेहूं बेचते हैं, अपना चावल बेचते हैं,
हम पूछते हैं कितने में। क्यों भाई? जब हर चीज की कीमत बनाने वाला निर्धारित करता है, तो हम किसान जो पैदा कर रहे हैं उसकी कीमत खरीदने वाला कैसे निर्धारित कर रहा है? और किसान कह रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून दे दो। हम ये नहीं कहते कि हमें अधिकार दे दो, न्यूनतम हमारा तय कर दो कि इतने में गेहूं, इतने में तुम्हारा चावल, इतने में तुम्हारा आलू, इतने में तुम्हारा कपास, इतने में तुम्हारा गन्ना हम खरीद लेंगे। वो भी सरकार नहीं दे रही। किसानों को एमएसपी गारंटी कानून लागू होना चाहिए, इस मांग को लेकर के भी हम लोग यात्रा चला रहे हैं। बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है, तो क्या अपने पैसे से उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं? सरकार पैसे लुटा रही है। उद्योगपतियों को सरकार कर्जा दे रही है, तो सरकार के पैसे से उद्योगपति आगे जा रहे हैं, तो सरकार के पास पैसा कहां से आता है? जनता से आता है। जनता में 90% तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। तो ये कपड़ा ज्यादा खरीदते, ये खाना ज्यादा खाते, ये हर चीज जूता ज्यादा पहनते हैं, गाड़ी ज्यादा खरीदते हैं, मोटरसाइकिल ज्यादा खरीदते हैं, साइकिल ज्यादा खरीदते, मतलब हर चीज ये ज्यादा खरीदते, ज्यादा टैक्स देते, ज्यादा टैक्स देते। इसका मतलब ज्यादा सरकार के पास पैसा इनका है। जब सरकार के पास पैसा इनका है और वो पैसा उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, तो इसका मतलब उद्योगपति जो विकास कर रहे हैं वो हमारे पैसे से विकास कर रहे हैं। जब हमारे पैसे से विकास कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की स्कीम पूंजीपतियों के यहाँ क्यों नहीं लागू होगी? आरक्षण जो है SC ST OBC का, वो निजी क्षेत्र में क्यों नहीं लागू होगा? ये लागू होना चाहिए। इस बात को लेकर भी हम लोग परिवर्तन यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। EVM में बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक परिवर्तन यात्रा वामन मेश्राम साहब ने EVM को लेकर किया, मैं भी उसमें था। अभी वो कन्याकुमारी से शुरू कर रहे हैं कश्मीर के लिए। 26 जनवरी से शुरू करना था, इतने घबरा गए लोग कि अनुमति ही नहीं दी, उसको रोक कर रखा हुआ। इतना डरे हुए हैं लोग। वो EVM में हमारे वोटों की चोरी कर रहे हैं। अभी चुनाव आयोग ने कहा कि आप अगर नागपुर में रहते हो और आपका वोट यहाँ है, तो आपको नागपुर से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब नागपुर से आपका वोट चुनाव आयोग यहाँ भेज देगा। मतलब घोटाला, महाघोटाला तो होता ही था। अब उससे बड़ा कौन सा नाम दिया जाए, कौन सा घोटाला? कई बार महा लगाओ तो महाघोटाला होगा। इतना बड़ा घोटाला करने की तैयारी चल रही है। तो EVM के खिलाफ भी हम लोग ये परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं। या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, या जो पेपर ट्रेल से कागज निकल रहे हैं उन कागजी मतपत्रों का 100% रिकाउंटिंग करो। इसके लेकर के भी ये यात्रा चला रहे हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आप लोगों को पंपलेट में मिले होंगे। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं बहुत सारी बात नहीं करना चाहता, मगर आखिरी बात ये कहना चाहता कि बहुत दिन हो गया हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। OBC SC कभी लड़ रहे हैं, कभी OBC SC ST आपस में लड़ रहे हैं, कभी OBC शेड्यूल कास्ट से, कभी OBC शेड्यूल ट्राइब से, कभी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट से, कभी शेड्यूल ट्राइब OBC से, कभी शेड्यूल कास्ट OBC से, और कभी हम सभी मिलकर माइनॉरिटी के भाइयों से। तो ये जो बवाल देश में खड़ा करना रे, जहाँ शांति है वहाँ विकास है, जहाँ बवाल है वहाँ विकास है। ये जो बवाल देश में खड़ा करना चाहते, क्यों खड़ा करना चाहते? इन्हीं मुद्दों में उलझे रहो, अपने हक अधिकार की बात ना करो, और तुम्हारा सारा हक अधिकार ये लोग हजम कर जाएं, और हजम कर गए। 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की सर्विसेज में ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग हैं। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय का आंकड़ा। और जो 79.2% है उनको 10% और दे दिया। और हम OBC वाले 8% हम कह रहे हैं हमको हमारी संख्या के हिसाब से दे दो, कह रहे हैं नहीं आपको नहीं दे सकते। उनको दे दिया, हमको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान से लड़ने में बिजी है, तो हमें क्यों मिलेगा? हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे तब हमको मिलेगा। हम बड़ी से बड़ी संख्या का 0 से गुणा करो, कितना होता है? 0 होता है। आज़ादी के 75 साल में गुलाम भारत में मुसलमान 33% प्रशासन में थे।
आज 1% भी नहीं है, मतलब 0 हो गए। और ओबीसी के लोग भी लगभग 0 ही है। यहाँ तो 0 0 से भिड़ रहा है। बड़ी संख्या भी अगर 0 से गुणा करो तो वो भी 0 होती है। या तो 0 0 से हो रहा तो 0 ही तो रहेगा, और क्या रहेगा। लड़ो उससे जिसके पास कुछ हो। मान लो आपको ये मोबाइल चाहिए, हमसे लड़ोगे तब मिलेगा, या इनसे लड़ोगे तब मिलेगा। अरे उनके पास है नहीं तो उनसे लड़ोगे तो कैसे मिलेगा। हमसे लड़ोगे तो जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास है। तो जो देश की सत्ता चला रहे हैं, जो देश की व्यवस्था चला रहे हैं, अगर उनसे अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष होगा तो मिलेगा। जो सत्ता व्यवस्था में नहीं है उससे लड़ते रहते हो। उससे लड़ने से कुछ मिलने वाला तो नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। जो सत्ता व्यवस्था चला रहे हैं उनसे लड़ने से, क्योंकि उन्होंने सत्ता व्यवस्था पर कब्जा किया है, उनसे लड़ोगे मिलेगा। और लोकतंत्र में संविधान के दायरे में रहकर लड़ना ये हमारा अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान के दायरे में रहकर बोलना ये हमारा अधिकार है। उस अधिकार का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की सर्विस में ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो परीक्षा ही नहीं। बाबुर चपरासी बनने के लिए परीक्षा है, जज बनने के लिए परीक्षा नहीं। जोशी जी पांडे जी को टेलीफोन करते हैं कि पांडे जी हमारे भतीजे को देख लेना, तो भतीजे को देख लेते हैं। और पांडे जी जोशी जी को फोन करते हैं कि हमारे भांजे को देख लेना, तो उनके भांजे को देख लेते हैं। एक का भतीजा जज बन जाता है, एक का भांजा बन जाता है। ये देश में चल रहा है। मीडिया में 98% कब्जा ऊंची जाति के लोगों का है, खासतौर से ब्राह्मणों का। हमारे लोग तो माइक पकड़ते हुए भी नहीं दिखाई देते कहीं। और एक आध जो दिखाई देते हैं वो इतना प्रदर्शन करते हैं कि हम पूरा ब्राह्मणवादी हैं, तुम्हारे गुलाम हैं। वो प्रदर्शन ना करे तो कल ड्यूटी से छुट्टी हो जाएगी, नौकरी से। टीवी पर एक आध मुसलमान एंकर दिखते हैं, देखते होंगे आप लोग। वो ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करते हैं उनके फेवर में। क्यों? क्योंकि वो सोचते कहीं हमको ये आरोप ना आ जाए कि तुम जो है सही बात मुसलमानों के फेवर में बोल रहे हो। तो इसलिए वो ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं ताकि उनका उधर उनका खाना पानी चलता रहे। तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका दाना पानी चलता रहना चाहिए। मगर मैं आपको ये सारी परिस्थितियां बता रहा हूं कि ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र 3.5% लोगों के कब्जे में चला गया है। और जो देश की बहुसंख्यक आबादी है वो अधिकार वंचित है। इसलिए और अब अगला कदम जा रहा है कि पूरे देश को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की तैयारी है। इसलिए देश को गुलामी से बचाना होगा, समाज को गुलामी से बचाना होगा और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना होगा। इस बात के लिए हम लोग ये परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर 25 मई को हमने भारत बंद किया था 2022 में, 29 नवंबर को भारत बंद किया था। अभी आगे बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, इसके तहत ये सारी यात्राएं चल। वामन मेश्राम साहब भी कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं, हमारी यात्रा चल रही है, और भी ऐसे तमाम लोगों की यात्राएं चल रही है। तो आने वाले समय में देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि ये लड़ाई हम केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लड़ेंगे भी, ये लड़ाई जीतेंगे भी, और देश